हेलो स्टूडेंट, आज पुनः हम आप लोग को बीएससी पार्ट 3 का बैच लेकर आए हैं। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों गप नहीं किया जाए। तो यह जो बैच था आपका, तो इसमें हम आप लोग को शुरू कर रहे थे। और ध्यान देंगे बाबू, यह है आप लोग का बैच। सर इंफॉर्मेशन लेने को आया है, उधर भेज रहे हैं। क्या कर बात कर लीजिए। एक सेकंड, आज से बैच शुरू हो रहा है, समझ लीजिए क्लास में आज 4 बजे बैच शुरू होगा। देख बाबू, तो आज से हम आप लोग को एक नया बुक शुरू करने जा रहे थे। तो यह था आप लोग का जो बैच है ना, यह बीएससी पार्ट 3 कब से करेंगे। यह पार्ट 3 में, यह जो बीएससी पार्ट 3 का बैच था, तो इसमें हम आप लोग को सिर्फ और सिर्फ बता रहे थे वीवीआई क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन बैंक का जो भी क्वेश्चन है ना, वह 100% हम बताने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए इस थंबनेल का नाम ही है आपका वीवीआई क्वेश्चन एग्जाम के दिन से। इसके बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं पूछे। यह जो हम आज आप लोग को बीएससी पार्ट 3 में नया बैच शुरू करने जा रहे थे, इसमें आज हम शुरू कर रहे थे आप लोग को पेपर 8 जो है, यह ऑप्शनल पेपर है। यह जो पेपर 8 है आप लोग का, यह ऑप्शनल पेपर है। यानी आप देखेंगे सिलेबस, तो इसमें रियांशु ऑप्शनल पेपर में कोई चॉइस रखना होता, मतलब बहुत सा बुक है, उसमें से आपको कोई एक बुक रखना। जैसे अभी तक हम लोग पढ़ा था पेपर 5, पेपर 6, पेपर 7, तो एक पेपर में आप लोग को 3-4 ग्रुप था, कम से कम 3 ग्रुप जरूर। तो 3 किताब का मिश्रण है, लेकिन पेपर 8 में कोई एक ही रखना है आप लोग को। जब आप देखेंगे, जब आप फॉर्म भी भरेंगे पार्ट 3 का, तो वहाँ चॉइस से पहले भरना पड़ेगा फॉर्म में कि पेपर 8 में आप कौन सा पेपर रख रहे हैं। बहुत से यूनिवर्सिटी में वहां नहीं भरना पड़ता, क्वेश्चन आता था जिसको जो पेपर रखना वो रखे अपना एग्जाम में। लेकिन अब मैक्सिमम यूनिवर्सिटी में जब आप फिलअप करोगे फॉर्म पार्ट 3 का, उसी वक्त आपको डिसाइड करना होगा कि पेपर 8 में आपको कौन सा बुक रखना। यानी ऑप्शनल पेपर का मतलब हुआ इसमें से कोई आप एक रख सकते हो। ऑप्शनल पेपर का मतलब हो गया ओनली वन बुक, कोई एक ही आपको बुक रखना पेपर 8। इसमें जो बुक आता है, तो आप देखेंगे सिलेबस, तो एक आता है न्यूमेरिकल एनालिसिस, एक आता है स्फेरिकल ट्रिगोनोमेट्री एंड एस्ट्रोनॉमी, एक आता है नंबर थ्योरी, एक आता है प्रोबेबिलिटी, कहीं कहीं रहेगा कंप्यूटर, कहीं कहीं रहेगा फंक्शनल एनालिसिस। यानी 9 से 10 किताब है, उसमें कोई एक चूज करना। लेकिन 99% बच्चा पेपर 8 में स्फेरिकल त्रिकोणमिति ही रखता है। वह बनाने वाला सवाल है थोड़ा, तो 100 में 100 मार्क्स आप ला सकते। इसमें ग्रुप नहीं रहता, कहीं से आप 5 क्वेश्चन या कहीं 6 क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछता। जिस यूनिवर्सिटी में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है, आपको 5 क्वेश्चन ही बनाना। इसलिए मिथिला यूनिवर्सिटी में भाइबा होता 30 नंबर पेपर 8 में, तो 70 नंबर का ही एग्जाम होता, कोई 5 क्वेश्चन बनाना। शेष यूनिवर्सिटी में 6 क्वेश्चन बनाना, कहीं कहीं 5 क्वेश्चन ही बनाना। तो आप जो भी बुक चूज करेंगे, वह बुक हम बताएंगे आप लोग को। तो 90% बच्चा स्फेरिकल त्रिकोणमिति ही रखता है, कोई बच्चा न्यूमेरिकल एनालिसिस रखता, कोई फंक्शनल, कोई प्रोबेबिलिटी, कोई एलपी, बहुत सा किताब है, कोई एक चूज करना। फिलहाल अभी जो मेरे पास बच्चे हैं,
तो कुछ बच्चे हैं जो न्यूमेरिकल एनालिसिस पढ़ेंगे, जैसे पटना यूनिवर्सिटी में जो न्यूमेरिकल एनालिसिस ही रखता है, जबरदस्ती रखवाता है तुमको यही किताब रखना, ताकि वहां वही टीचर उपलब्ध। सिर्फ आपके ऊपर डिपेंड है, कोई भी चूज है, चॉइस करना आप। तो क्या इसमें हम आप लोग को अभी 2 बुक बताएंगे, क्रमबद्ध न्यूमेरिकल एनालिसिस और स्फेरिकल त्रिकोणमिति। लेकिन हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप स्फेरिकल त्रिकोणमिति ही रखना, यानी स्फेरिकल एस्ट्रोनॉमी ही लेना। क्लियर? तो हम आपको जो यहाँ बुक शुरू करेंगे, इस बुक का नाम है स्फेरिकल एस्ट्रोनॉमी। कहीं कहीं बुक का नाम यही लिखा रहेगा स्फेरिकल एस्ट्रोनॉमी, कहीं कहीं देखो में लिखा रहेगा आपको यहाँ पर कि स्फेरिकल ट्रिगोनोमेट्री एंड एस्ट्रोनॉमी, यही किताब का नाम है स्फेरिकल त्रिकोणमिति। इसका जो बुक आता है बाबू, तो लालजी प्रसाद का बुक नहीं आती है, ठीक है? तो इसमें आता है या तो एम एन खन्ना का बुक लो, या एक आता है जीएस मल्लिक का। तो आपके ऊपर डिपेंड है, बुक आप खरीद भी सकते हो या नहीं भी खरीद सकते हो। अगर बुक नहीं भी खरीदते हैं, अगर आपके पास क्वेश्चन बैंक है तो 100% क्वेश्चन बनेगा एग्जाम। आपको भी बाबू पेपर एक में ही रखना है, गेस्ट पेपर पलटा दिया, स्पेलिकर का ही गेस्ट पेपर होगा, ताकि 90% बच्चा स्पेलिकर त्रिकोणमिति ही रखता। तो स्पेलिकर त्रिकोणमिति बहुत इजी है, ठीक है? जब आप एग्जाम देंगे तो स्पेलिकर त्रिकोणमिति से क्वेश्चन पूछता है, 12 क्वेश्चन रहेगा, कहेगा किसी 6 का जवाब, किसी 6 क्वेश्चन का जवाब। तो पहले हम आप लोग को इसमें 2 भाग में डिवाइड किया गया, समझना? यह जो समझ गए ना बाबू, यहाँ कोई दिक्कत होगा तो बोलिए। जैसे हम आप लोग को यहाँ बता रहे हैं, त्रिगोनोमेट्री का ही एक पार्ट है स्फेरिकल त्रिगोनोमेट्री। इसको 2 भाग में डिवाइड कर दिया, एक हो गया स्फेरिकल त्रिकोणमिति और एक हो गया एस्ट्रोनॉमी। तो स्फेरिकल त्रिकोणमिति से आपको एग्जाम में पूछेगा 4 से 5 क्वेश्चन। तो हम आप लोग को पहले यहाँ बता रहे हैं, आप लोग को ध्यान दीजिए, फिर से लिख रहे हैं बाबू। तो हम आप लोग को आज शुरू करने जा रहे हैं स्फेरिकल त्रिगोनोमेट्री। इस बीच में जो क्लास लगा होगा यांशु, तो अगर हम 1-2 क्लास आपका थ्योरी बता दे, तो हम इसका पुराना वीडियो भी मेरे पास है, नया वीडियो भी है, इसको थोड़ा ऑनलाइन भी थोड़ा क्लास देखेंगे। मेरी बात में ना, देखो स्फेरिकल त्रिकोणमिति और एक आपको पढ़ना है यहाँ पर स्फेरिकल एस्ट्रोनॉमी। तो स्फेरिकल त्रिकोणमिति पहले शुरू करेंगे। इससे एग्जाम में पूछता है 4 से 5 क्वेश्चन, और यहाँ ग्रुप नहीं रहता है, इसलिए आपको 4 से 5 क्वेश्चन इस स्फेरिकल त्रिकोणमिति में बनाना है और इस क्वेश्चन को 100% सॉल्व करना। कारण कि बनाने वाला मैं, इसके बाद 1 से 2 क्वेश्चन इसमें हम जाएंगे। लिखा जाए यह जो हम बता रहे हैं आप लोग को स्फेरिकल त्रिकोणमिति, तो याद कीजिए आज पहला क्लास है आप लोग का स्फेरिकल त्रिकोणमिति का, क्लास नंबर 8। आज से ही हम शुरू कर रहे थे स्फेरिकल त्रिगोनोमेट्री।
लेकिन याद करो आज पहला क्लास है, सबसे पहले हम आप लोगों को यहाँ बता दें बेसिक कॉन्सेप्ट, अभी फंडामेंटल। बेसिक कॉन्सेप्ट का मतलब जो फॉर्मूला जो आप पढ़ चुके हो, जिसका यूज पड़ेगा वह चीज हम बता रहे हैं, लेकिन बारीकी से पढ़ना होगा। तो यहाँ पर एक आता है बाबू, जैसे आपने कहा ट्रिगोनोमेट्री, इसका यूज पढ़ता है, इसलिए हम आपको बेसिक पहले पढ़ता। तो त्रिकोणमिति नाम से ही लगता है यांशु, त्रि मतलब तीन, दोनों मैट्रिक मतलब माप, मतलब ऐसा ट्रायंगल जिसमें तीन कोण के बारे में हम अध्ययन करते हैं उसे त्रिकोणमिति कहा जाता। अब यहाँ पर आता ट्रायंगल, तो ट्रायंगल का मतलब हो गया त्रिभुज। त्रिभुज किसे कहते हैं? तो तीन भुजा से घिरे हुए क्षेत्र को एक त्रिभुज कहते हैं। जैसे मान लो यह ए है, यह बी है और यह सी, यह ए बी सी अगर एक ट्रायंगल है तो किसी भी ट्रायंगल में यह तीन वर्टेक्स होगा, यह तीन साइड होगा और तीन यह एंगल होगा। यही तीन कोण के बारे में अध्ययन करते उसे त्रिकोणमिति कहा जाता। तो अगर आपसे पूछे त्रिकोणमिति का परिभाषा, आप कह सकते हो कि द मेजरमेंट ऑफ थ्री एंगल्स इज कॉल्ड त्रिकोणोमेट्री। इसका मतलब हुआ अगर आप तीन कोण के बारे में अध्ययन करते उसे त्रिकोणमिति कहा। The measurement of three angle is called trigonometry। तो अब यहाँ पर आता है बाबू, थोड़ा ध्यान देंगे, क्लियर है? तो जैसे बता रहे हैं, तो हम कहे आपको यहाँ पर दिया ट्रायंगल। तो ट्रायंगल मुख्य रूप से दो प्रकार का हो। क्या चीज काम करता है यार? क्लास में तो मौका पर चलना पड़ता है, क्लास लेते हैं मोबाइल का चार्ज जरूरी यह है बाबू। तो ट्रायंगल दो प्रकार का हो, एक होता है प्लेन ट्रायंगल और एक होता है बाबू स्फेरिकल ट्रायंगल। स्फेरिकल ट्रायंगल ध्यान दीजिए, प्लेन और स्फेरिकल। तो आपके सिलेबस में है कि प्लेन ट्रायंगल नहीं है, तो प्लेन ट्रायंगल आप पढ़ते आ रहे हो, बच्चे से लेकर ट्वेल्थ तक पढ़ा है, लेकिन आपको पढ़ना स्फेरिकल ट्रायंगल, यही मेरा सिलेबस है। 13 है क्या सर? 13 है स्फेरिकल ट्रायंगल और यह प्लेन ट्रायंगल। इसका शेप बता है, प्लेन ट्रायंगल का शेप जो होगा इस तरह से, यह एक प्लेन ट्रायंगल। स्फेरिकल ट्रायंगल का मतलब इस तरह से, यह एक ट्रायंगल, यह भी एक त्रिभुज है बाबू, ए बी और यह भी एक त्रिभुज है, ए बी और लेकिन यह है प्लेन ट्रायंगल, यह है स्फेरिकल ट्रायंगल। आप इसको नोट करेंगे, हमको यही पढ़ना है। तो 1 से 2 क्लास बेसिक देंगे, फिर आपके सामने क्वेश्चन में क्या किताब है, एक एक क्वेश्चन बनेगा हम लोग से। इस पे इसको ऑनलाइन क्लास भी देंगे, ठीक है सर? ताकि बीच में मेरे घर को फंक्शन है बाबू, फिर 25 रह गया तो बाबू, अब 25 से 31 एग्जाम है फर्स्ट सेमेस्टर का बच्ची का, तो फिर हम चले एग्जाम दे पाने जो दूसरा क्लास पूछ रहे हैं कि पूजा कहीं पूजोगी। देखिए यह भी एक त्रिभुज है, यह भी एक त्रिभुज है, लेकिन आपको थोड़ा इसके बारे में बता दें
इसका यूज होगा। ये कैसा ट्रेंगल बना बाबू, इसको क्या करेंगे कर्व, टेढ़ी मेढ़ी रेखा इधर कर्व, सीधी रेखा इधर स्ट्रेट लाइन। हम लोग यही ना पढ़े त्रिभुज का कि तीन भुजा से घिरे हुए क्षेत्र को एक त्रिभुज कहते हैं। अब बताओ यहाँ पर हमने कहा, हम बेसिक क्लास बता रहे हैं, यहाँ पर कर रहे हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो यूज पड़ता है जबरदस्त हम बताने का प्रयास कर रहे हैं। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का मतलब हुआ उभयनिष्ठ बिंदु। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन किसे कहते हैं? कम से कम दो लाइन एक दूसरे को जिस पॉइंट पर कट करे उसी पॉइंट को पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहा जाता। देखो मान लो यह एक लाइन है, दूसरा यह लाइन है, दोनों लाइन एक दूसरे को इस पॉइंट पर कट किया, इसी पॉइंट को कहा जाता पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। यह भी तो हो सकता बाबू कि यह एक कर्व है, यह एक कर्व है, दो कर्व एक दूसरे को जिस पॉइंट पर कट किया, इस पॉइंट को भी आप पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कह सकते हैं। ऐसा भी तो हो सकता कि मान लो यह एक कर्व है, यह एक लाइन है, यह लाइन इस कर्व को इस पॉइंट पर कट किया हुआ, यह पॉइंट भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो सकता। सिंपल आप लाइन ही कहो, यहां से कहेंगे इफ द एनी लिखते जाएंगे टू लाइन कट टू द फिक्स्ड पॉइंट टू ईच अदर, तब यहां से कहेंगे देन फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अति दो रेखा एक दूसरे को जिस पॉइंट पर कट करे उसी पॉइंट को पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहा जाता। हम इसका लिंक भी भेजेंगे बाबू बोल बोला, और नया ऐसे पढ़ाएंगे तो समझो ना। स्फेरिकल त्रिकोणमिति जो है ना, कम से कम एक चैप्टर की छुट्टी में हम ऑनलाइन क्लास ही दे देंगे। सेंटर कहाँ पड़ेगा सर? बोला का हम नाम लिखाएंगे सीटी में, गुरु गोविंद सिंह पति प्रोग्राम आ गया। सेंटर कहाँ है? बोलता है बख्तियारपुर, बख्तियारपुर पीछे पर बख्तियारपुर दिया। अब वो सेकेंड सीटी में अब फंक्शन है 23 को और सेकंड सिटी में परीक्षा है सर। साइंस वाला फर्स्ट है नहीं, आर्ट वाला कॉमर्स 8 से कॉमर्स साइंस। 2 बजे है तो मान लो 12 बजे निकलना पड़ेगा, बैठ जाए तो कल तो हम सबको भेज दिए घर है ना, लेकिन 24 को फिर हम आएंगे, लेकिन मौका मिलेगा नहीं समझा कि छुट्टी का ही माहौल रहेगा, तो बीच में मौका निकालने का चल आएंगे, वीडियो बना के डाल देंगे। बंद करना बाबू, एक मिनट बाद परीक्षा खत्म फिर कल मिलेंगे। 2 मिनट हो गया बताइए अभी कैसे पूछ रहा था, स्टार्ट कीजिए तो थोड़ी हम तो पढ़ाई रखे उसको तो ध्यान देगा, कुछ बता दिया उसको यार। ये ध्यान तो आप समझ गए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। 2 क्लास आपका कॉन्सेप्ट लगा, सवाल तो यूं बने वाह क्या तू लिखता है, फिर घर पे वाह, ये अपना दोस्त को भेज दीजिएगा। हाँ
ये तो वो दोस्त है कि दोस्त को कृष्णा दो गाय नाम है बोला। तो अब बताइए ना कर्म, तो आपने यही ना पढ़ा था हो कि मान लो यह कर्म है, कर्म का मतलब हुआ तेरी मेरी रेखा तो मैंने कहा कि मान लो यह कोई कर्म है, एनी कर्म। आज बेसिक क्लास है, यह 1 से 2 क्लास में बेसिक है ना बाबू, वही मैंने आपका ध्यान वही कॉन्सेप्ट वही पकड़ लीजिएगा। जब एनी कर्म, तो इस कर्म पर यह कोई भी 2 पॉइंट है, नियरेस्ट पॉइंट मान लो P और कितने हैं, P और Q, कोई भी 2 पॉइंट इस कर्म पर, यहाँ से कहेंगे कि इफ P and Q be the any two पॉइंट, मान लो P और Q कोई भी 2 पॉइंट से इस कर्व, तब हुआ यह P से Q, अगर यहाँ से यहाँ तक अगर हम लेते हैं, ध्यान देना मैंने कहा P से Q अगर यह लेते हो P से Q का दूरी, ठीक है, यह PQ को आप यहाँ कह सकते हो R2 PQ, R मतलब कॉस, ये जो P से Q का दूरी है इसी PQ को R कह सकते हो। मान लो यह कोई भी कर्व है, तो P से Q का जो दूरी है इसको R कहेंगे, R PQ। फिर मैंने यहां से कहा कि if P and Q be the 2 nearest point, मान लो किसी भी कर्व पर यह P और Q 2 नियरेस्ट पॉइंट्स है, कहने का मतलब मान लो यह कोई कर्व है, इस पर 2 नियरेस्ट पॉइंट है, मान लो P और Q, नजदीक वाला पॉइंट है P से, ये दोनों पॉइंट को यहाँ से मिलाओगे बाबू, P से Q को यहाँ मिलाएंगे और 2 नियरेस्ट पॉइंट है, यह जो PQ और यह R जो PQ है दोनों का वैल्यू तो लगभग सेम आ जाएगा। हम यहाँ से कह दे कि if Q tends to P, मतलब Q और P दोनों नजदीक वाला पॉइंट दोनों लगभग एक पॉइंट मतलब नियरेस्ट पॉइंट, दोनों को अगर मिलाते हो यहाँ से कहेंगे R PQ बराबर हो जाएगा cos PQ, दोनों का वैल्यू लगभग आपस में सेम। जैसे मैंने कहा यह आर्क हो गया, मान लो यह कोई कर्व, इस पर 2 पॉइंट लिया, मान लो P और Q, यह P से Q जो लिया, यह P2 को आपने कह दिया R PQ, अब यह P से Q को अगर मिला दिया यहाँ से PQ, मान लो ऐसे ये P2 को आप कह सकते हो cos P जीवा और चाप, तो कौन टी बराबर आरपी क्या था डांस करेगा सही तरह समाप्त हो जाएगा जितना भी तो या तो शुरुआत नहीं होने देता, समाप्त कर सब समाप्त सिलेबस का हो ऐसा ही हाँ अच्छा नहीं ऐसा 100% सिलेबस कभी समाप्त नहीं होता, समाप्त करना पड़ता है। हम तो सब तो वही बोला सिलेबस खत्म तुम्हारी पेट खेलता है बाप, नहीं क्वेश्चन में खत्म हो जाएगा नहीं सर। अरे 100 देखो नेगेटिव ले जाओ ना बाबू, नेगेटिव अपन सीधा ला है 100% नेगेटिव रिजल्ट है। कौन क्वेश्चन बता के लिए पहले आप क्वेश्चन बता, वो क्वेश्चन बताओ बचा हुआ तुमको ये बताओ, इतना चैप्टर में कोई क्वेश्चन बचा हुआ तुमको मिलाया हो क्वेश्चन में देखा है देखिए क्वेश्चन में तो यहाँ वो पर यहाँ पर देख रहे हैं तो कैसे देखेंगे आज जाकर देखें तो कब देखेंगे देखिए 100% एकाध तब दे क्वेश्चन का कब देखेंगे कितना देखेंगे तो आगे नहीं जाएगा बाबू आर्क और क्रॉस समझ में आया?
आर्क और कॉस समझ में आया हुआ, आर्क और कॉस समझ में आया। हाँ अब यहां से कह रहा प्लेन ट्रायंगल तो कह दिया आप, तो स्फेरिकल ट्रायंगल किसे कहेंगे? तो मान लो कि यह कोई भी कर्व है, तो मान लो यह एक आर्क है, मान लिया यह एक आर्क है, कोई भी आर्क, मान लो यह एक आर्क है किसी भी कर्व का, और यह एक आर्क है। तीनों आर्क एक दूसरे को जिस पॉइंट पर कट किया, यहाँ से मान लो यह दो आर्क कट किया P पॉइंट पर, यह किया Q पॉइंट पर, यह किया R पॉइंट, ABC जो भी लिखो, मतलब यह भी एक आर्क है किसी भी कर्व का। मान लो यह एक आर्क है, यह मान लो P और Q हुआ, यह भी एक आर्क है P और R, यह भी एक आर्क है P R। तो तीन आर्क, जैसे मैंने कहा ट्रायंगल का मतलब अगर तीन लाइन एक दूसरे को कट करता है, तीन लाइन से एक त्रिभुज बनेगा, यहाँ तीन आर्क से एक स्फेरिकल ट्रायंगल बनेगा। यानी यह जो PQ लिया ना बाबू, यह PQ को आप कह सकते हो आर्क PQ, या QR को कह सकते हो आप आर्क QR, और इसको कहेंगे आर्क PR। सब कुछ लिखा नहीं जाता, समझा नहीं जाता। तो अब देखो ट्रायंगल, तो इसी ट्रायंगल को क्या कहेंगे बाबू? स्फेरिकल ट्रायंगल PQR। यह स्फेरिकल ट्रायंगल है, और मान लेते इस तरह से लेकर यह एक प्लेन ट्रायंगल है PQR। बाबू यह हो गया प्लेन ट्रायंगल PQR, और यह हो गया स्फेरिकल ट्रायंगल PQR। तो तीन आर्क से एक स्फेरिकल ट्रायंगल बनेगा, तीन लाइन से एक प्लेन ट्रायंगल बनेगा। यहां तक क्लियर है? कल आज और कल जो जितना है ना खाली परिभाषा, जो भी प्लेन ट्रायंगल है, ट्रायंगल है, डिस्टेंस है, पोल है, बहुत दिन हो गया पढ़ते तो इस सरकमफेरेंस है, जितना भी कॉन्सेप्ट है ट्रायंगल का दे देंगे। ऑनलाइन भी हो गया, तो घर में मम्मी से देख सकते हैं, यहाँ प्रेस करिएगा। और जो अपना है घर पर अपना घर से देख लीजिए। तो हमें नमी ज्यादा पढ़ता है। अरे बाबू ऑफलाइन का ऑनलाइन कितना कोई पढ़ता, हम लोग क्या हम लोग मुश्किल पढ़ते हैं, फिर अपनी तैयारी सेटअप मारना तो इसलिए वो ऑफलाइन यहाँ पे ज्यादा दीजिए। अभी फेस बात करें, हाँ जी मेरा थोड़ा सब चल रहा है, अलग चीज है। तो ट्रायंगल समझ गए, यह PQR से एक स्फेरिकल ट्रायंगल है, यह PQR एक प्लेन ट्रायंगल है। सब तो सेम नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्ट तो वही मिलेगा। तो अब एक चीज बताइए, हम यहाँ से कहा आपको कि मान ले कि यह ABC एक त्रिभुज है, प्लेन ट्रायंगल, यह A B और C एक त्रिभुज। जैसा भी त्रिभुज होगा, त्रिभुज के तीनों कोण का योग 180 डिग्री हो। और आपने पढ़ा था यहाँ बच्चे में कि मान लो यह एंगल है, एंगल का मतलब एंगल हमेशा दो लाइन के बीच यह एक एंगल होता है, इसी को थीटा अल्फा कुछ भी एंगल कहते हैं। हमेशा दो रेखा के बीच एक एंगल। कहीं आपसे पूछते कि मान लो यह एक कर्व है और यह एक कर्व है, तो दो कर्व के बीच क्या यह थीटा एंगल है? क्या दो लाइन के बीच आप एंगल निकाल सकते हो?
लेकिन दो कर्व के बीच आप एंगल नहीं निकाल सकते। क्या रे बाबू, दो लाइन के बीच एंगल हो सकता, लेकिन दो कर्व के बीच एंगल नहीं होगा। तो याद करो, लेकिन आपको तो करने बड़ा पढ़ना कि दो कर्व के बीच एंगल निकाल, आर्क मतलब कर्व। तो दो कर्व के बीच एंगल निकालने का तरीका है कि मान लो आपने पढ़ा था टेंजेंट और नॉर्मल, अब उतना क्या पड़ेगा शुरू से टाइम पास के लिए, यहाँ से समझ जाओगे कि मान लो यह एक कर्व है, इस कर्व पर यह P पॉइंट है, ये पहला कर्व दूसरा कर्व, यही पहला कर्व, इस कर्व पर यह एक टेंजेंट हो गया। मान लो यह P पॉइंट है, P से P इस कर्व पर भी मान लो यह एक टेंजेंट ले लिया P। जो दो टेंजेंट के बीच एंगल होगा वही दो कर्व के बीच एंगल होगा। बाबू, दो लाइन के बीच आप एंगल निकाल सकते हो, लेकिन दो कर्व के बीच कहेगा एंगल निकालने के लिए, दो कर्व के बीच कभी एंगल आप नहीं निकाल सकते हो। तो ये क्या करेंगे, दोनों कर्व पर दो टेंजेंट लेंगे, जो दो टेंजेंट के बीच एंगल आएगा वही दो कर्व के बीच एंगल। डिफरेंस तो नहीं पड़ेगा, मतलब मैथमेटिक्स तो डिफरेंस क्या नहीं पड़ेगा। अरे भाई, बाकी पर शादी कितना बच्चा पता करेगा यार। वही तो ये कितना खुश हो गया। हर परे ना परे बात की बात है कि पर निकालबो कैसे, दो कर्व के बीच आप एंगल कभी नहीं निकाल सकते। इसका मतलब हमेशा दो टेंजेंट लेंगे, तो खाली सोचता असंभव संभव हो जाए, करता नहीं सोचता। करेंगे बनाइए ना। चलो, तो दो टेंजेंट के बीच कभी एंगल नहीं हो सकता, हमेशा दो कर्व के बीच एंगल नहीं हो सकता। जब दो कर्व के बीच एंगल कहेगा निकालो ना, दो टेंजेंट लेके दोनों कर्व का टेंजेंट नॉर्मल याद होगा कि कोई भी लाइन किसी भी कर्व को किसी एक बिंदु पर कट करे टेंजेंट होगा। टेंजेंट पर नॉर्मल हमेशा लंब होता है। अब यहाँ स्लोप का काम पड़ जाएगा, dy by dx को ही स्लोप कहेंगे। स्लोप को m से डिनोट करेंगे, m बराबर dy by dx, जो भी एंगल होगा tan के साथ लेंगे। दो पॉइंट के बीच 11 10 में पढ़ा जहां ई होगा, हम ई होगा ही ना, वो सिंपल सी बात है, ई तो होगा ही, तो फिर हम उसको करेंगे अपना। हाँ, तो इस तरह से हम लिया कि दो टेंजेंट के बीच एंगल, दो कर्व के बीच एंगल आप निकाल सकते। अब कहा है यह एबीसी एक त्रिभुज है, जिस कोण को लेना, एंगल को हम लोग इसी दिनों से जोड़ करेंगे बाबू। यह दो साइन है, इसको कोण पढ़ते हैं नहीं, यह दो साइन है, कोण एक, इसको क्या पढ़ेंगे, एंगल ए। तो मान लो यह एबीसी कोई त्रिभुज है, आप यहाँ से कोण ए कह सकते, कोण बी कह सकते, कोण सी कह सकते, या जिस एंगल को लेना उसको हमेशा बीच में रखना। कोण ए का मतलब या तो बीएसी का है, बीएसी या कोण सीएबी, इन सब का वैल्यू आपस में सेम हो जाए। तो बउआ, आपने ये तो पढ़ा कि यह एबीसी जैसा भी त्रिभुज है, त्रिभुज के तीनों कोण का जोड़ 180 डिग्री होगा। आप इसका प्रॉपर्टी पढ़े थे, कोण ए जोड़ कोण बी जोड़ कोण सी बराबर 180 डिग्री। नहीं, आप लेते तो यार दो साइन है, तो हम लोग इसको पाई पढ़ते, और ये पाई का मान त्रिकोणमिति में 180 डिग्री। जब पाई का मान 22/60 भी होता, 3.14 भी होता क्षेत्रमिति में, मेंसुरेशन में, लेकिन त्रिकोणमिति में पाई का मान हमेशा 180 डिग्री की। आज और कल पढ़ाएंगे नहीं, इसी तरह से कॉन्सेप्ट देंगे, तो स्फेरिकल प्लेनिंग का परिभाषा भी सीख जाएंगे, पोल सेक्शन क्या होता है, स्फीयर क्या होगा, ग्रेड सर्किल क्या होगा, स्मॉल सर्किल क्या, मतलब जितने कॉन्सेप्ट के साथ मेरा सवाल भी बनेगा, फॉर्मूला भी पूछता है,
देखिए स्फेरिकल ट्रायंगल में दो ही चैप्टर है, फंडामेंटल फार्मूला और एक है राइट एंगल ट्रायंगल। दोनों चैप्टर मिला के आपको पूछेगा 5 क्वेश्चन, तो आप आसानी से बना सकते हो। तो मान लो यह एबीसी एक त्रिभुज है, होगा ऐसे लिखेंगे, जिस कोण को लेना उसको बीच में रखना। त्रिभुज के तीनों कोण का जोड़ 180 डिग्री होता, लेकिन ज्यादातर इसी को हम लोग कैसे लिखते थे, कैपिटल ए जोड़ कैपिटल बी जोड़ कैपिटल सी बराबर 180 नहीं बाबू, यह ना लिखे जाते हैं। इससे यह निष्कर्ष निकल गया हम लोग कि मान लिया यह एबीसी कोई भी एक त्रिभुज है, मान लो यह एबीसी कोई भी एक त्रिभुज है, हुआ एक कोण के सामने की भुजा ए, यह बी और यह सी है। इसका मतलब अब मोटा मोटी यह याद रख सकते हैं कि कैपिटल ए बी और सी का मतलब और स्मॉल ए बी और सी का मतलब लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द गिवन ट्रायंगल। चलेगा? मतलब कैपिटल एबीसी का मतलब एंगल और छोटा एबीसी का मतलब लेंथ ऑफ साइड। ऐसे याद रखना, ए कोण के सामने की भुजा ए, बी कोण के सामने की भुजा बी, सी कोण के सामने की भुजा सी। तो याद करो, अब तो 11 के सिलेबस में बता दिया है, लेकिन एक चैप्टर है सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल या प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल। वहां फार्मूला था साइन फार्मूला, कोसाइन फार्मूला, साइन हाफ एंगल फार्मूला, टेंजेंट को टेंजेंट फार्मूला। उसे 11 के सिलेबस में हटा दिया, लेकिन जेई का तैयारी करते होंगे ठीक है, 2-3 साल कहाँ है तैयारी में हम लोग था, हम लोग के पेड़ में ना था। तो ठीक है। तो यही फार्मूला सब हम बताएंगे बाबू। 2 क्लास लेंगे, बेसिक क्लास लेंगे, क्लास ले लीजिए, मान बेसिक कम ठीक है। क्या कहता है किताब सामने है, देखो ना। कल पक्का 2:15 बजे शुरू कर देंगे, नहीं समझा? और जो पेपर पढ़ा है ना, पेपर 5 हां 10th में आएगा कितना लगेगा, जो चैप्टर पढ़ा है ना पेपर 6 में, आप लोग सिलेबस का सब नहीं पता ना किताब में क्वेश्चन नहीं है, हम तो वही बोल रहे है, हैं नहीं पता है इसलिए पढ़ता हूं। क्वेश्चन देके 5 बजे तक बना के भेज देते हैं। इधर तो एमएससी में क्या कोई भी हम नहीं पास करेंगे। हां सही बोल रहे हैं। क्या रहते समझा, तो पढ़ा लाख पढ़ा है, सब पढ़ाएगा पढ़ा कर क्योंकि नहीं ना, जो पब्लिक के दिखे भेज देंगे और क्या तो बच्चे को नहीं ऑनलाइन ही पढ़ा रहे भेज रहा है, क्या भी दे दीजिए। तो कल 2:15 बजे आइएगा ना, तो कल पढ़ाएंगे ना कॉपी जो है ना, तो बेसिक जितना है ना फॉर्मूला कितना है बस बेसिक पढ़ा ये वो जरूर है। हाँ। अब साइन फॉर्मूला हम आप तुम बोल रहे हैं साइन हाफ एंगल फॉर्मूला, साइन के बाद यहाँ ये हो गया स्पेक्ट्रम रेंज हो गया, प्लेन दोनों नाम का ना पड़ वही नहीं तुम का ऊपर में लेके आएगा ठीक मेरा अपना घर तो नहीं क्वेश्चन में तो लगे बात करूंगा थोड़ी बिना क्वेश्चन में है हमको बता दिया पेपर एक आसान है बहुत।